कहानी की शुरुआत में हमें समांथा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो थिएटर जा रही होती है। और जब वो वहाँ पहुँचती है तो हम देखते हैं कि उसके लिए द किंग इन द बूट्स नाम की मूवी लगी है। इसे देखने के लिए वो टिकट लेती है और जब वो थिएटर पहुँचती तो पूरा थिएटर खाली होता है। और इस थिएटर की सबसे खास बात ये थी कि हर एक इंसान को अलग अलग वीडियो क्लिप्स दिखाई जाती है जो की उसके लिए सबसे ज्यादा डरावनी होंगी। समांथा स्क्रीन में खुद को जंगल में पाती है और वो पूरी तरीके से खून में लथपथ थी। वो किसी से डरकर भाग रही होती है। इसी दौरान वो एक पत्थर से टकरा जाती है। इससे वहाँ एक लाश पर गिर जाती है जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। और तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो उसका पीछा कर रहा था। इससे पहले कि वो समांथा को पकड़ पाता वो छुप जाती है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम जेसन होता है। फिर वो दोनों भागते हुए सड़क पर पहुँच जाती है। तभी उन्हें वहाँ पर पुलिस की एक गाड़ी दिखाई देती है। इसे वो रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो पुलिस ऑफिसर समांथा को खून में भीगा हुआ देखता है तो वो उन्हें उनके हाथ ऊपर करने के लिए कहता है। इसके बाद वो दोनों उसे सारी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं और उससे मदद मांगते हैं। वो पुलिस ऑफिसर उन्हें अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और इस बात से जेसन काफी खुश होता है। लेकिन उसी समय वही आदमी आ जाता है जो उनका पीछा कर रहा था और उसने अपने मुंह पर लोहे का मास्क लगा रखा था, जिसे देखकर पुलिस ऑफिसर उसे हथियार डालने के लिए कहता है। लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। इससे वो डर जाता है और उस पर लगातार गोलियां चलाने लगता है। इससे वो मास्क वाला आदमी जमीन पर गिर जाता है। पर पुलिस ऑफिसर जब उसका चेहरा खोलकर देखता है वो डर जाता है। तभी मास्क मैन के पैर में फंसने की वजह से वो गिर जाता है और उसकी गन चल जाती है। इससे वो मारा जाता है। ये सब देखकर समांथा और जेसन बहुत डर जाते हैं। इसके बाद जेसन गाड़ी का शीशा तोड़कर पुलिस वाले की जेब से चाबी लेने जाता है, लेकिन इससे पहले उसे चाबी मिलती वो मास्क मैन उठ जाता है। इसके बाद वो डरकर उसे लात मारकर समांथा को लेकर भाग जाता है। फिर वो दोनों भागते हुए घर तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर माइक होता है। वो उसे बताते हैं कि उनके पीछे एक मास्क मैन पड़ा हुआ है जिसने उनके बाकी फ्रेंड्स को मार दिया है। लेकिन तभी वहाँ पर वो मास्क मैन भी पहुंच जाता है और एक हथौड़ा लेकर अटैक करने की कोशिश करता है। वो हथौड़ा माइक को लगता है, लेकिन जेसन अब दरवाजा बंद कर देता है और समांथा को दरवाजा पकड़ने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर उसे एक शॉटगन दिखती है जिसे वो लोड करने लगता है और उसे शूट करने वाला होता है। लेकिन उससे पहले ही वो मास्क मैन अंदर आकर एक बहुत बड़ा चाकू उसकी पीठ में मार देता है। इससे जेसन काफी गुस्सा हो जाता है और शॉटगन उठाकर लगातार अटैक करने लगता है। लेकिन वो मास्क मैन माइक की बॉडी आगे कर देता है। इससे सारी गोलियां उसे लगती हैं और सर पर गोली लगने की वजह से उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। ये सब देखकर समांथा बहुत ज्यादा डर जाती है, पर जेसन उस पर अटैक कर देता है और उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बुरी तरीके से पीटने लगता है। इसी दौरान समांथा को एक बेसमेंट मिल जाता है और वो उसके अंदर जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर बहुत सारी लाशें दिखती हैं जो कि पूरी तरीके से सड़ चुकी थी, जिन्हें देखकर वो बहुत डर जाती है। इधर जेसन मास्क मैन पर चाकू से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसने अपने सारे शरीर पर लोहा लगा कर रखा था, इसीलिए उसे कोई नुकसान नहीं होता। इसके बाद वो उसी चाकू से उस पर अटैक कर देता है और फिर जेसन उस पर अटैक करने के लिए जितने भी चाकू उठाता है वो सारे चाकू उसके शरीर में घुसा देता है और बर्नर की मदद से उसके पूरे शरीर में आग लगा देता है, जिससे जेसन बहुत ही दर्दनाक मौत मारा जाता है। और उसकी चीख सुनकर समांथा कुल्हाड़ी लेकर उस मास्क मैन पर अटैक कर देती है, जिससे वो भी एक बूचर नाइफ लेकर उसका सामना करता है। और इस दौरान समांथा उस पर काफी भारी पड़ रही थी। फिर जब वो उसे मारने वाली होती है तभी उसका मास्क गिर जाता है और वो उसे रुकने के लिए कहता है। समांथा देखती कि वो कोई और नहीं बल्कि फ्रेड है जो उसी के साथ पढ़ता है। फिर फ्रेड उसे याद दिलाता कि हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। इसके बाद वो उसे उसके लास्ट वीकेंड को याद दिलाता है जहाँ पर वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं। उसी दौरान आसमान से कुछ गिरता है जिसे देखने के लिए सब लोग जाते हैं, लेकिन फ्रेड उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसकी एक बात नहीं सुनते और वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही वो देखते हैं कि वहाँ पर आसमान से बहुत सारी मकड़ियाँ गिरी हैं जो उन पर अटैक कर देती हैं और उनके शरीर में घुस जाती हैं। बस फ्रेड ही अकेला होता है जो वहाँ से बचकर भाग जाता है और एक रूम में पहुँच जाता है, लेकिन एक मकड़ी उसका पीछा करते हुए वहाँ भी पहुँच जाती है और उस पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी टेबल पर रखा हुआ मांस उसके चेहरे पर आ जाता है, इससे वो बच जाता है। फिर वहाँ रखे एक हथौड़े से उसे मार देता है। इसके बाद वो खुद को तैयार करता है और एक एक करके अपने सारे दोस्तों को मार देता है जिनके अंदर वो मकड़ी घुसी हुई थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये मकड़ियाँ ये इन्फेक्शन शहर तक पहुँचे। उसी समय समांथा बुरी तरीके से चिल्लाने लगती है और उसका सर 2 भागों में बढ़ जाता है। इसके अंदर वही मकड़ी मौजूद होती है जिससे वो मास्क मैन से अपने आप को मारने के लिए कहती है और वो उसे कुल्हाड़ी से मार देता है। लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो उसके ऊपर बहुत सारी मकड़ियाँ अटैक कर देती हैं। हालांकि इस दौरान वो उन्हें मारने की बहुत कोशिश करता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जब फ्रेड कार लेकर शहर की तरफ जा रहा होता है तो उसके चेहरे के अंदर कुछ अजीब बदलाव हो रहे होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम डेविड और एना को देखते हैं जो उसी थिएटर में पहुँचते हैं जहाँ पर स्क्रीन में हम एना को देखते हैं। इसके चेहरे पर जलने का निशान होता है और वो डेविड के साथ डिनर टेबल पर होती है, जहाँ पर डेविड उसे बताता है कि उसकी माँ
वहाँ कई बार प्लास्टिक सर्जरी करवा चुकी है और वो उसके चेहरे को ठीक करने में मदद कर सकती है। इसके लिए वो अपने सर्जन से बात करेगी। यहाँ पर एडम उसे बताता है कि वो हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहता है और वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है। इसके बाद एना डॉक्टर के पास पहुँचती है जहाँ पर वो उसकी जाँच करता है और फिर उसकी प्लास्टिक सर्जरी के लिए कहता है। इसके बाद एना की प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है। वो सपने में देखती है कि उसकी और एडम की शादी होने वाली है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एडम की जगह पर डॉक्टर और नर्स खून से सने हाथों में चाकू लेकर खड़े दिखाई देते हैं, जिससे वो डर जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर नर्स के साथ डेविड मौजूद होता है। इसके बाद डेविड उसके चेहरे की कुछ फोटोज लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद समांथा एक डिवाइस की मदद से नर्स से पूछती कि क्या उसे एक आईना मिल सकता है। वो उसके लिए मना कर देती है और कहती है कि आपको कल आईना मिल जाएगा। इसके बाद रात को समांथा चुपचाप वहाँ से उस नर्स के केबिन में पहुँचती है और उसके जाने के बाद उसके सिस्टम को चेक करती है। उसे पता चलता है कि उसके चेहरे को बनाने की बजाय बिगाड़ा जा रहा है, जिससे वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और जब वो उसे जाकर चेक करती है तो वो देखती कि एक औरत की आंखों और नाक को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है, जिससे समांथा उसे बेहोश करके उसका कार्ड चुरा लेती है और लिफ्ट से वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन जब लिफ्ट खुलती है तो उसे वहाँ पर डॉक्टर मिलता है जो उसे पकड़ लेता है और उसकी दोबारा से सर्जरी कर देता है। इसके बाद जब समांथा की आँख खुलती है तो उसके सामने डेविड होता है जो उसे अपनी माँ से मिलाने के लिए कहता है और उसके जाते ही समांथा अपने चेहरे और बॉडी को चेक करती है। उसे पता चलता है कि उन लोगों ने उसका पूरा चेहरा और उसका शरीर पूरी तरीके से खराब कर दिया है और अब वो बहुत ही डरावनी दिख रही है। इसे देखकर वो बहुत डर जाती है। तभी डेविड के साथ उसकी माँ वहाँ पर आती है जो कि काफी डरावनी दिख रही होती है। फिर हमें थिएटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब समांथा अकेली होती है और वो डेविड को आवाज लगा रही होती है और उसे ढूंढते हुए प्रोजेक्शनिस्ट के पास पहुँच जाती है, जो उसके पूछने पर बताता है कि वो लोगों की नाइटमेयर बनाता है, यानी कि बुरे सपनों को बनाता है और उन्हें दिखाता है। ये सुनकर वो चीखने लगती है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम फादर को देखते हैं जो थिएटर के बाहर अपना नाम देखकर अंदर जाता है। जिसे स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि चर्च की छत के ऊपर एक बच्चा किसी आत्मा से पजस है और वो सुसाइड करने वाला है। इसे रोकने के लिए नन उसके पास पहुंचती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे रोक पाती वो आत्मा उसे नीचे फेंक देती है और ये सब फादर देखता रह जाता है। फिर हम डैनी को देखते हैं जो अपने दोस्त के मरने की वजह से काफी दुखी होती है, जिससे उसकी माँ उसे समझाती है और विश्वास दिलाती है कि वो हमेशा उसके साथ है। फिर हम उसी फादर को देखते हैं जो नन के साथ रिलेशनशिप में है और इस दौरान जब वो दोनों बाहर निकलती हैं तो वहाँ पर चारों तरफ खून ही खून होता है और एक जगह पर फर्श में खून से एक बहुत ही डरावना चेहरा बना होता है। इसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि जब डैनी के साथ एक लड़की लड़ रही होती है तो उसे वहाँ पर एक शैतान दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है और चिल्लाने लगती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें वहाँ मौजूद सारी लड़कियां पजस हो चुकी होती हैं और उनकी आंखों से खून निकल रहा होता है। इधर नन जब उस शैतान के बारे में बुक में खोज रही होती है तो उसे पता चलता है कि उस डीमन का नाम मसीट है और ये लस्ट और इंसिस्ट लोगों को पनिश यानी कि सजा देता है। जब वो फादर को इसके बारे में बताती है तभी उसी समय वहाँ पर वो लड़का आ जाता है। इसने सुसाइड कर लिया होता है और अब वो पूरी तरीके से एक डीमन में बदल गया था। हालांकि इस दौरान फादर उसे डराने की काफी कोशिश करते हैं। वो बताता है कि मैं वो नहीं हूँ, वो उसके अंदर है और यहाँ पर वो उसका नाम नहीं बताता। इससे फादर और नन को लगता है कि वो डैनी की बात कर रहा है, जिससे वो दोनों उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है और उसे बचा लेती है और फिर उन्हें पता चलता है कि वो डैनी की नहीं उसकी माँ के अंदर है। इसके बाद वो वहाँ मौजूद सभी बच्चों को पजस करके तड़पाने लगती है और जब फादर और नन वहाँ पहुँचते तो देखते हैं कि डैनी का मुंह पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तभी वहाँ पर मौजूद सभी बच्चे उन पर अटैक कर देते हैं, जिससे फादर तलवार लेकर उनका सामना करता है और सिस्टर भी इस दौरान एक लड़की को मार देती हैं। इधर फादर बच्चों के अटैक करने से काफी गुस्सा हो जाता है और एक एक करके सभी बच्चों को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। तभी नन डैनी की माँ को सुसाइड करने में रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे लेकर ही साथ में कूद जाती है। इससे वो तो मर जाती है लेकिन नन बच जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि अब नन उस डेमन से पजेस हो चुकी है। फिर हमें थिएटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फादर ये सब कुछ देखकर बहुत डर जाता है। तभी प्रोजेक्शनिस्ट वहाँ आकर उसे मार देता है। इसके बाद थिएटर में हेलेन आती है और उसे स्क्रीन पर दिखाई देता है कि वो अपने बच्चों के साथ हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने के लिए गई होती है और उसे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है। उसे उसके आसपास के लोग भी बहुत ही बदसूरत और खतरनाक दिख रहे हैं। फिर जब वो ये सारी चीजें डॉक्टर से डिस्कस करती है तभी डॉक्टर के पास उसकी असिस्टेंट का कॉल आ जाता है और वो हेलेन को बताता है कि उसकी एक मीटिंग है, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए अगले दिन आए और उसके मना करने के बावजूद उसे रूम से बाहर निकाल देता है। फिर जब वो देखती है कि उसके बच्चे वहाँ नहीं है तो वो उन्हें ढूंढने लगती
जाती है और वो उस दौरान वहाँ पर काम करने वाले कुछ लोगों से भी मिलती है जो उसे बहुत ही डरावने दिख रहे होते हैं। ये सब चीजें देखकर वो बहुत डर जाती है। इसके बाद वो उन्हें ढूंढते हुए कमरे के बाहर पहुँचती है जहाँ पर उसे डॉक्टर और उसके बच्चों की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो बच्चे उसके नहीं है और वो दिमागी रूप से बहुत ज्यादा बीमार है। वो बच्चे डॉक्टर के लिए काम कर रहे हैं। इनसे डॉक्टर उसे मारने के लिए कहता है। वो बताते हैं कि उन्होंने उसके बैग में एक गन डाली है, इसमें सिर्फ एक गोली है। डॉक्टर कहता है कि हम फिजिशियंस हैं, हम कोई कातिल नहीं है, इसीलिए हम चाहते कि वो खुद ही सुसाइड कर ले क्योंकि यह उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। फिर जब बच्चे पूछते कि वो कहाँ हैं, तो डॉक्टर बताते हैं कि वो दरवाजे के बाहर हमारी बातें सुन रही है। इसके बाद वो बच्चे दरवाजा खोलती हैं तो वो अंदर जाकर उस डॉक्टर को शूट कर देती है, जिससे उसका सर बुरी तरीके से फट जाता है और फिर वो उन दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद हम थिएटर में बैठी हुई हेलन को देखते हैं जो अपने बैग से गन निकालकर खुद को शूट कर लेती है। फिर हमें रेली नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो उस थिएटर के अंदर आ जाता है और वो देखता है कि वो एक शो के लिए पियानो बजा रहा है और वहाँ पर काफी लोग मौजूद होते हैं। जिसके बाद उसकी परफॉर्मेंस से उसके मॉम डैड काफी खुश होते हैं, लेकिन उस समय उनकी कार में एक आदमी मौजूद होता है जो रेली के सर पर गन रखकर उसे मारने की धमकी देता है और उसके मॉम डैड को कार से बाहर निकलने के लिए कहता है। पर कार से निकलने के बाद जब उसके डैड उससे लड़ने की कोशिश करती हैं तो वो गोली लगने की वजह से मारे जाते हैं और उसकी माँ भी इसी दौरान मारी जाती है। हालांकि रेली अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसे भी मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेली हॉस्पिटल में होता है और वो ठीक ठाक है। जब वो अपनी माँ के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि उसकी माँ यहाँ पर नहीं है और फिर उसे आराम करने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके साइड के बेड पर एक बहुत ही खतरनाक आदमी लेटा हुआ है, जिसके चेहरे पर बहुत सारे टाँके लगे हुए होते हैं, जिसमें वो बहुत डरावना दिख रहा है। जब वो लेटा होता है तो वहाँ पर वही आदमी आता है जिसने उसकी फैमिली को मारा था और वो उसे सोते ही टाइम मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर नर्स आ जाती है और उस आदमी को वापस भेज देती है। इसके बाद जब रेली उठता है तो उसे अपने आसपास बहुत सारे मरे हुए लोग दिखाई दे रहे होते हैं और उसी दौरान उसकी मुलाकात केसी से होती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों ही मर चुके हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जब रेली उठता है तो वहाँ पर उसकी माँ मौजूद होती है और वो उसे अपने पास बुला रही होती है। तभी वहाँ पर केसी आ जाती है जिसे देखकर वो गायब हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी माँ भी मर चुकी है। इसके बाद केसी वहाँ से जाती है तो रेली की माँ उसे मार देती है और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब इसके बाद जब वो टॉयलेट में होता है तभी उस पर वो आदमी फिर से अटैक कर देता है, जिससे वो बड़ी मुश्किल से बचता है और उस पर अटैक करके वहाँ से भाग जाता है। और जब वो नर्स के पास पहुँचता है तो देखता है कि उसे भी किसी ने मार दिया है। ये सब देखकर वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाता कि उसे क्या करना चाहिए और वो कमरे में छिप जाता है जहाँ पर केसी की लाश रखी होती है। इसके बाद वो भी वहीं पर लेट जाता है और खुद को छुपा लेता है। इसीलिए जब वो आदमी आता है तो उसे वहाँ ना पाकर वापस चला जाता है। फिर जब रेली बाहर निकलता है और एक रूम में जाता है तो वहाँ पर वो उस पर अटैक कर देता है और उसे गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। इसी दौरान रेली को सपने में अपनी माँ दिखाई देती है जो उसे मरने के लिए कह रही होती है, लेकिन केसी उसे ऐसा करने से रोकती है। जिसके बाद वो एक नुकीली चीज से उस आदमी के गले पर वार कर देता है और उसे मार देता है। लेकिन जब डॉक्टर उसे वहाँ से ले जा रहे होते हैं तो वो केसी और अपने मॉम डैड को देखता है और तभी उसे वो आदमी फिर दिखाई देता है जो कि वापस से जिंदा हो गया था, जिससे ये पता चलता है कि वो सब के सब मरे हुए लोग हैं और एक लूप में फंसे हुए हैं। इसके बाद हमें फिर से थिएटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेली प्रोजेक्शनिस्ट से पूछता है कि क्या वो मर चुका है, तो वो बताता है कि नहीं, तुम तो नहीं, लेकिन ये सब मर चुके हैं। और यहाँ पर हम उन सभी लोगों को देखते हैं जिनकी स्टोरी पहले दिखाई जा चुकी है और इससे पता चलता है कि उसने उन सबको मार दिया है। अब इसके बाद रेली कहता है कि वो वहाँ से निकलना चाहता है। इसके बाद प्रोजेक्शनिस्ट उसे भागने के लिए कहता है, जिसके बाद रेली वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह होने वाली होती है और प्रोजेक्शनिस्ट वीडियो रील्स को वापस से पैक करता है और यहाँ पर हम बहुत सारी रील्स को देखते हैं जो अलग अलग लोगों की होती हैं और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।